कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे रामशंकर यादव और साथियों की आवाज में लोकगीत। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं गोरेगांव भैंसदेही के कृषक लखन यादव से की गई बातचीत। खरीफ फसलों की किससे देखरेख करें। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं गोरेगांव भैंसदेही के कृषक श्री लखन यादव। पहले भी हम इनसे जानकारी ले चुके हैं और आज इनसे जानते हैं कि इस समय जो स्थिति है हमारी खरीफ फसलों की, मौसम की, तब हम किन किन बातों का ध्यान रखें। यादव जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न मैं ये करूंगी कि जो खरीफ फसल हमारी लगी हुई है खेतों में, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हम उसके सुरक्षित रखने के लिए बना सकते हैं। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरे को इस कार्यक्रम में दोबारा से बोलने का मौका दिया और अपने किसान साथियों को कुछ सुझाव देने का अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ फसलों की, जो अभी पककर तैयार होने की स्थिति में है। तो वैसे तो बारिश का पानी फसलों के लिए अमृत के जैसा होता है, लेकिन हमारे किसान साथियों के लिए ये बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर आता है, जैसे जल जमाव, अतिवृष्टि, कीटनाशक मतलब कीटों का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप। तो इनसे सुरक्षित रखने के लिए किसान भाई बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। इसी जगह जहाँ जल जमा हो रहा है वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था करें और उसके बाद जैसे कीटों की नियंत्रण के लिए अच्छे कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। जी दीदी, पानी जो आपने बात की है लखन भैया अभी, तो देखिए बीच में पानी गिरा, फिर बंद हो गया, फिर किसान चिंतित हो गया। अब जो पानी गिर रहा है, हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से जो पानी गिर रहा है, तो ये कैसा है और इसमें क्या क्या सावधानी भी हमारे किसानों को रखना होगा। नहीं, ये पानी जो भी इस समय गिर रहा है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पानी गिर रहा है। अभी हमारी फसलें क्या है, एकदम से पककर तैयार होने की स्थिति में चालू होने वाली है, गर्भावस्था जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी चालू होने वाली है। मक्का की छोच निकलने वाली है, मक्का में भुट्टा बनने की प्रोसेस जो है वो तैयार हो रही है। सोयाबीन मतलब ये अमृत के समान। हाँ, ये बारिश जो है ये अमृत के समान काम कर रही है फसलों के लिए। तो एक सिंचाई भी हमारे किसान भाइयों की जो है वो बच जाएगी। हाँ, ये आने वाली फसलों के लिए भी थोड़ा सा ठीक ही मतलब संकेत है कि जो बारिश हो रही है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई जो भराव की स्थिति है उसको नियंत्रित नहीं करते, उसको दुरुस्त नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये पानी तो दिक्कत देगा। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ किसान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ जल जमाव की स्थिति बन रही है अपने खेतों में, कई बार क्या होता है ढलानों की जो जगह है वहाँ जल जमाव की स्थिति बनती है, तो वो पानी की निकासी तुरंत कर दे, क्योंकि वहाँ जो भी फसल अभी खड़ी होगी, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, तो उसको पीलापन आने की संभावना होती है। और वो पीलापन क्या है, कहीं न कहीं फसलों को नुकसान देता है। और वो पीलापन की जो स्थिति है वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पूरे खेत में भी जा सकती है। इसलिए वो जल जो जमाव हो रहा है उसकी निकासी करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी होगा कि जैसे जब धूप निकल रही थी, पानी नहीं गिर रहा था, तो जिन किसान भाइयों के सिंचित खेती है उन्होंने सिंचाई भी कर दी होंगे, और अब ये पानी गिर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी की अधिकता हो जाएगी, लेकिन कि बढ़िया रहेगा। नहीं, पानी की आवश्यकता अभी जमीन को थी। अपनी जो जिले की स्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ भी बारिश की बहुत आवश्यकता थी, और अभी जो गिर रहा है पानी वो सिंचाई की भी जमीन को कोई खास उसका नुकसान नहीं है, और फसल के लिए भी उत्तम है अभी जो बारिश हो रही है। बस ये जो जमाव की स्थिति है इसका हम ध्यान रखें। जैसे ही आपने कहा कि हमारी जो फसल है खरीफ की वो बढ़वार की ओर है और उसमें फल आने की मतलब तैयारी में है वो, तो और किन किन बातों का ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है।
अभी क्या है कि मक्का की प्रोसेस जो भी चल रही है, अभी हमारे यहाँ यूरिया का बहुत संकट चल रहा है। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ यूरिया पर ही निर्भर ना रहे और अन्य पोषक तत्वों की ओर थोड़ा सा ध्यान दे। पोटेशियम की मात्रा भी फसलों को काफी आवश्यक है। पोटेशियम क्या करेगा कि दाने का जो साइज है, मोटापा, वेट है, वो बढ़ाने में उसकी मदद करेगा। तो भी बहुत सारे पोषक तत्व, जिंक है, बोरान, कॉपर, सल्फेट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, इन सारे तत्वों की ओर किसान साथी ध्यान दे। केवल न केवल सिर्फ यूरिया की तरफ ही ध्यान न दे। लेकिन ऐसा भी होता है ना लखन भैया कि मान लीजिए हमारी जमीन को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं और जो भरपूर हमारी जमीन में है उनकी पूर्ति कर दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो दीदी सबसे पहले मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि 3 जो बिंदु हमारे मुख्य है, 3 बिंदु हमारे मुख्य है। सबसे पहले मिट्टी की जांच हर 2-3 वर्ष में कराएं ताकि हम सही खादों का, सही उर्वरकों का चुनाव कर सकें। और दूसरी बात यह है कि बीज उपचार, हमारा जो सीड है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, बीज उपचार होना चाहिए। रोग मुक्त बीज से हम उत्पादन ठीक ठाक ले सकते हैं। तीसरी चीज है संतुलित उर्वरक। हम मिट्टी की जांच करा लेंगे तो हमको हमारी जमीन का पता लग जाएगा कि इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी भी है, तो हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। पोषक तत्वों की बात चली लखन भैया, तो एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि क्या जितने मुख्य पोषक तत्व जरूरी हैं उतने ही सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे किसान साथियों को ये पता ही नहीं है कि हमारे जो परंपरागत खेती चल रही सिर्फ यूरिया डीएपी पे निर्भर है उन लोग। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ यूरिया डीएपी पे निर्भर ना रहे और सेकेंडरी न्यूट्रेंट, हमारे जो द्वितीय पोषक तत्व है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जमीन के मुख्य पोषक तत्वों में से आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रेंट। फिर माइक्रो न्यूट्रेंट्स आ जाते हैं, जिंक, बोरान, कॉपर, सल्फेट, मैग्नीज, इन तरफ भी ध्यान देना चाहिए किसानों ने। उससे क्या होता है कि फसल को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है और हमारा उत्पादन कहीं न कहीं बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ यदि खाद पे हमारा किसान भाई निर्भर रहता है तो भी उसको भरपूर उत्पादन नहीं मिलता है ना। लेकिन खेती में हमको ये है कि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो खरीफ फसलों में अभी तो बहुत समय निकल गया है और खरीफ फसल जो है वो बढ़वार पे है, लेकिन फिर भी यदि हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहें कि आगे खरीफ की फसल वो जो लेंगे उनमें और किन किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए? वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी की जांच कराने के बाद जो जमीन में पोषक तत्वों की कमी हमको महसूस होती है उनकी पूर्ति करना, गोबर खाद की ओर ज्यादा अग्रसर हो किसान, सिर्फ यूरिया डीएपी पे ना डिपेंड रहे। अब गोबर खाद की बात आप कर रहे हैं तो गोबर खाद तभी मिलेगी जब हमारे किसान भाई को पशुधन भी होगा। तो लगभग हम छोटा सा एक आंकड़ा ले कि भाई 2 एकड़ खेत यदि हमारे पास है और सिंचित भी नहीं है तो हमको लगभग कितने पशु रख लेना चाहिए? 2 एकड़ खेत के लिए तो दीदी क्या है कि 4-5 पशुओं में भी काम चल जाता है। और आजकल तो क्या है, ये खेती जो है ट्रैक्टर की ज्यादा हो गई है। पहले क्या होता था कि बैलों पे निर्भर रहती थी खेती, तो बैलों का कहीं ना कहीं गोबर हो जाता था तो उससे खाद की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे हमको परंपरागत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। जो पहले करते आए थे वही गोबर खाद की व्यवस्था करके नहीं ज्यादा तो 2-3 जानवर पाले। अब यदि हम जो पहले खेती करते थे उस तरफ जाते हैं लखन भैया, तो बात वही आती है कि भाई ये जो आधुनिक हमारे संसाधन बने हैं खेती करने के, तो इसमें श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है। तो हम कैसे समन्वय बिठा लें परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में? देखिए क्या है कि परंपरागत खेती पूरे में ना सही, लेकिन कुछ क्षेत्र में हम कर सकते परंपरागत खेती। आजकल तो समय का जो अभाव है इसमें बहुत सारे किसान साथियों को क्या है कि मौसम खराब हो जाता है अचानक, तो ट्रैक्टर की आवश्यकता, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर की आवश्यकता पड़ती है, जमीन बनाने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा समय बचता है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम परंपरागत खेती से दूर भी होते जा रहे हैं। जानवरों का नहीं पालना, मतलब बैलों से खेती ना करना, इससे भी थोड़ा सा नुकसान हमारे किसान जैविक खाद का उपयोग नहीं करना, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन बेनिफिट भी हो रहा है। जो खेती आ रही है उससे बेनिफिट भी हो रहा है। लखन भैया, आपका भी बरसों का अनुभव है आपकी खेती का, तो आप क्या मतलब मानते हैं कि जैविक खेती करना बेहतर है या रासायनिक खाद खेती करना बेहतर है? देखिए, आज के युग के लिए तो मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि जैविक खेती बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना हमारे किसान साथियों को, लोगों को करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं
नुकसानदायक है जो रासायनिक खेती हो रही है। जैविक खेती की ओर धीरे धीरे हमें बढ़ना चाहिए। मतलब रकबा जो है जैविक खेती का वो पहले कम में करें, फिर बढ़ाएं, फिर ऐसे बढ़ाते धीरे बढ़ाते हुए इसको करना चाहिए। हाँ, चलिए एक बार फिर हम अपना रुख करते हैं खरीफ फसलों की सुरक्षा की तरफ। लखन भैया, जैसे आपने कहा कि मक्के में भुट्टे आने वाले, सोयाबीन की यदि हम बात करें तो आपको भी पता होगा कि एक समय में सोयाबीन जो था वो बहुत अच्छा मतलब माना जाता था, हमारी जो उपज थी उसकी बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज उतना अच्छा उत्पादन वो नहीं दे रहा है। तो क्या कारण है इसका? सोयाबीन क्या है, हमारे जिले की मुख्य पोषक मतलब मुख्य फसल के रूप में हम जानते थे पहले, और बहुत ज्यादा उत्पादन हमारे यहाँ सोयाबीन मतलब एक समय तो ये हो गया था कि सोयाबीन आज भी है, सोयाबीन के उत्पादों का आज भी महत्व है, लेकिन यदि देखा जाए तो पहले की तुलना में सोयाबीन का उत्पादन उतना नहीं ले रहे किसान भाई। तो क्या कारण है इसका? इसके बहुत सारे कारण है दीदी। क्या है कि सबसे पहले सही बीज का हम चुनाव नहीं कर पा रहे, या हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी कहीं न कहीं सोयाबीन के लिए अनुकूल नहीं है अभी। तो इसके लिए भी थोड़ा सा क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोयाबीन पूरे जमीन में नहीं से, लेकिन थोड़े धीरे इसको सोयाबीन को भी 1-2 एकड़ में लगा के देखना चाहिए। नई वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए किसान साथियों ने। मक्का का रकबा हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और कहीं न कहीं मक्का ऐसी फसल है जो किसान को फायदा देकर ही जाती है। तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन में बहुत सारी चीजें ध्यान रखने लायक होती है। निंदाई गुराई, यदि हम समय पर निंदाई गुराई नहीं करते तो हमारा उत्पादन 25 से 30% घट जाता है। खरपतवारों का बहुत ज्यादा हमला भी वहाँ पर हो रहा है सोयाबीन की फसल में, इससे भी थोड़ा उत्पादन में गिरावट आ रही है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जैसे सोयाबीन हमने ले लिए, मक्का ले लिए, अब चूंकि खरीफ फसलें हम ले रहे हैं तो इनके संग हम सब्जियों का उत्पादन कौन कौन सी ले सकते हैं? सब्जियां अभी जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सब्जियां अभी लगाने के लिए मौसम एकदम अनुकूल है। इसमें लग सकती है सब्जियां अभी। इसे अभी भी लगा सकते हैं हमारे किसान, लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जैसा कहा कि सोयाबीन में बीजों का चयन किया, तो बीजों के चयन की जब बात आती है तो हम कोई भी फसल लें, चाहे खरीफ के लिए चाहे रबी के लिए, तो बीजों की गुणवत्ता पे ध्यान रखना चाहिए। तो बीज जो है, कई बार किसान भाई ये करता है कि जो उसके घर उत्पादन हुआ है, उसके खेत में जो उत्पादन हुआ है उन्हीं में से बीज रख लेता है। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? प्रमाणित बीज ही उसको खरीदना चाहिए? सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जैसे घर का भी रखना चाहिए तो उसका सही भंडारण, सही उसकी व्यवस्था हो। बीज मतलब ग्रेडिंग करके और सही उसका भंडारण किया जाए। और सबसे पहले जब फसल बोने की स्थिति आती है तो उस बीज को टेस्टिंग करना चाहिए। जैसे 10-15 बीज उसमें डाल दिए, कितने % जर्मिनेशन उसमें हो रहा है, वो देख के किसान अपना अनुमान लगा सकता है कि इसमें सब कितना उत्पादन आगे ले सकते हैं। भंडारण की बात आपने कहे लखन भैया, तो भंडारण की कौन कौन सी व्यवस्था कर लेना चाहिए, और फसल कटाई के बाद, गहाई के बाद कितने दिनों के अंदर हमको भंडारण कर ही लेना चाहिए? जी, पहली चीज तो जिस फसल का हम भंडारण करने वाले हैं वो पहले से ऐसी पककर तैयार हो जाए, एकदम मजबूत हो जाए कि वो आगे चल के उसमें कीटों का प्रकोप ना हो। तो उसके लिए उसकी दावन जो है, जो हम हार्वेस्टिंग करवाएंगे, वो थोड़ी लेट करवाए, उसको सुखा ले अच्छी तरह। और जो टाट के बोरे आते थे पहले, उसमें सोयाबीन का भंडारण करना बहुत जरूरी है। तो उनको भी पहले उपचारित करना जरूरी है? नहीं, पहले तो ऐसे ही रख दे, उसके बाद में अपन उसको कर सकते उपचारित। अच्छा, तो उपचारित क्या बीजों से, मतलब जो दवाइयाँ हैं उसको करना चाहिए? जी, कि सिर्फ बीज को ही उपचारित करते हैं? नहीं, बीज को ही उपचारित कर सकते हैं, उपचारित करके रख सकते हैं उसको, जिसमें कीटों का प्रकोप ना हो। और जब फिर बुआई करें उस समय फिर से ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। अच्छा, और यदि मान लीजिए नहीं करते, हम वैसे ही बीज बो देते हैं, और जैसा आपने कहा कि परीक्षण करना भी बहुत जरूरी है कि भाई गुणवत्ता वाला है कि नहीं, तो उत्पादन में कमी आती है? हाँ, उत्पादन में जरूर कमी आएगी, क्योंकि बीज उपचारित नहीं होने की वजह से रोग मुक्त जो बीज हमें चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा, तो उसको उत्पादन में बहुत सारी गिरावट आएगी। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि रासायनिक खादों का जब हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही उससे जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं। तो बीमारियां जब इंसानों को हो रही हैं तो सीधी सी बात है कि जमीन में भी बीमारियां होती होंगी, तो यहाँ हम कैसे बच सकते हैं? किसान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जितनी कम हो सके दवाइयों का इस्तेमाल करें। और जो अपनी निंदानाशक दवाइयाँ है उनका तो बिल्कुल ही कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पहले हम निंदाई गुराई करते थे वो फसल अच्छी रहती थी, जमीन भी हमारी अच्छी रहती थी, उत्पादन में थोड़ा सा कम आता था, लेकिन फसल हमारी और जैसे जो आसपास का जो माहौल है वो बढ़िया रहता था। तो ज्यादातर निंदाई पे डिपेंड करे, सिर्फ मजदूर मिलते नहीं, इसकी वजह से किसान साथी क्या करते हैं कि निंदानाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं।
अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है ना लखन भैया कि जिनके पास बड़ी जोत है जी। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए ठीक है उन्होंने जैविक पद्धति अपना लिए और रासायनिक का प्रयोग नहीं किया और जो उत्पादन हुआ उनका पर्याप्त होता है। लेकिन जो हमारे सीमांत किसान हैं जिनके पास कम जोत है, वहाँ उन लोग कैसे भरपूर उत्पादन ले सकते हैं बिना रासायनिक का प्रयोग किए? बिना रसायन का उपयोग किए तो धीरे धीरे क्या है कि हमको जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व तो जमीन के है और इसकी हम लोगों ने जमीन को आदत भी डाल दी है। तो ये डालना जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में डालें और धीरे धीरे वहाँ क्या करे किसान कि गोबर खाद अपने पास है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से खरीद के धीरे धीरे एक एक टुकड़े में उसको मतलब बढ़ाते जाए। तो उसको उत्पादन में गिरावट भी नहीं आएगी, उसका उत्पादन भी ठीक ठाक रहेगा और हमारी जमीन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जैविक की ओर जाएगी, जैविक की ओर बढ़ती जाएगी और सुरक्षित होती जाएगी। जी। बेहतर ये भी हो सकता है ना लखन भैया कि जैसे सीमांत किसान है भाई, वो जैविक का प्रयोग कर रहे हैं, उनको लगेगा उत्पादन कम है, कुछ और भी पूरक व्यवसाय वो कर सकते हैं। तो खेती से जुड़े कौन कौन से पूरक व्यवसाय कर सकते हैं? खेती से जुड़े तो दीदी क्या है कि पशुपालन कर सकता है अपना किसान साथी, और सिर्फ ये फसलों पर ही डिपेंड न रहकर और धीरे धीरे सब्जियां भी लगाए, धनिया जैसे भी धनिया अच्छा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बागवानी फसलें भी वो ले सकता है 1-1.5 एकड़, आधे एकड़ में। तो उससे क्या उसका उत्पादन भी घटेगा नहीं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उसका उत्पादन जो है वो बढ़ते जाएगा। लखन भैया, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है। मैं चाहूंगी कि आपने अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, लेकिन एक सलाह के रूप में वर्तमान में हम खरीफ फसलों में किन किन बातों का ध्यान रखें, ये जरूर बता दें। खरीफ फसलों में अभी तो पककर तैयार होने की स्थिति में सोयाबीन भी हमारा फूल से फली की ओर में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी समय में विशेष सोयाबीन में जहाँ जल जमाव है, जहाँ जल जमाव नहीं भी है, भारी जमीन है, तो वहाँ फंगस की जो भी लगने की जो आशंका है उसको किसान भाई देखते हुए कोई भी अच्छा फंगिसाइड उसमें डलवाए। और मक्का में जैसे यूरिया नहीं भी मिल रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम हमारे बाजार में 2 तरह के पोटास उपलब्ध है, एमओपी, एसओपी, उसमें से कोई भी मिलता है तो सिंगल ही डलवाए, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। अब क्या कर रहा है किसान साथी की यूरिया नहीं मिल रहा है तो वो अन्य पोषक तत्व उसमें नहीं डाल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं भुट्टा पक के तैयार होने में थोड़ी समस्या आएगी। तो मैं किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि यूरिया पे निर्भर न रहे और पोटास की मात्रा वो डालें और अपनी खरीफ फसलों की देखरेख करते रहें ताकि जैसा उत्पादन की अपेक्षा वो कर रहे हैं वैसा ही उत्पादन उनको मिलेगा। लखन भैया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिए, आप उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे लखन यादव से की गई बातचीत कि अपनी खरीफ फसलों की देखभाल कैसे करें। और अब चलिए बातचीत करते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन पर। किसान भाइयों, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है, कृषि और गैर कृषि परिवारों को आजीविका की सहायता प्रदान करना है, साथ ही कृषि, बागवानी, इनको भी बढ़ावा देना है। अब यदि हम देखें तो इस मिशन की योजना में आप यदि अपनाते हैं इसको तो बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। जैसे परागण सहायता के माध्यम से आपको कई फसलों में, फलों में, सब्जियों में, दालों में, तिलहन में इनकी उपज में वृद्धि होगी और साथ ही गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। जैव विविधता को बनाए रखना है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। किसान भाइयों, शहद के साथ साथ दूसरी जो मधुमक्खी है उनके अलावा उनके जैसे उत्पाद हैं, जैसे मोम है, प्रोपोलिस है, पराग है, रॉयल जेली है, छत्ता है, शहद है, ये भी आपको मिलेगा। इससे मधुमक्खी पालकों, जो हमारे किसान भाई हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, भूमिहीन श्रमिक जो हैं, निश्चित ही उनकी आय में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर रोजगार में वृद्धि होती है यदि हम इस मिशन को अपनाते हैं। तो जो मुख्य शहद उत्पादक हैं वे अन्य उत्पादों को यदि स्रोत पता करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन उद्योग में जो नए नए और आधुनिक औद्योगिकियों को और जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा मिलता है। एक खास बात यह है कि इस मिशन में हमारी बहनें भी कार्य करती हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है, रोजगार भी मिलता है। आज घरेलू यदि हम देखें उसमें और बाजार में देखें तो शहद की अच्छी खासी मांग है। तो किसान भाइयों, निश्चित ही इस मिशन से आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक लाभ तो मिलेगा और साथ ही आपका आर्थिक स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो इस मिशन को अपनाएं और लाभ कमाएं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया
बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई। अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे। जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं। और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। सही कहा भैया। जे बात, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। RNTU के BSc एंड MSc एग्रीकल्चर के साथ आप बनोगे कल के एग्री लीडर्स। ICAR अप्रूव्ड प्रोग्राम्स और एक्सपर्ट फैकल्टी। Visit rntu.ac.in। लाल बनाती वर्दी पहने काचे काच क्या कचने क्या जाम बने हैं। काचे काच क्या कचने क्या जाम बने हैं। नारे यारा नारे क्या जाम बने हैं। अरे भैया जमादार चंद्रावली बन गई वो न देखी भीड़ घनेरी। कहो संतरी कहाँ से आए कह दबार तू अपनी क्या जाम बने हैं। कह दबार तू अपनी क्या जाम बने हैं। नारे यारा नारे क्या जाम बने हैं। तो कह भैया निकल यशोदा अंगना भई ठाड़ी वो न देखी भीड़ घनेरी। राधा ने सब सखी बुलाए क्या बाजे पहचाने क्या जाम बने हैं। क्या बाजे पहचाने क्या जाम बने हैं। नारे यारा नारे क्या जाम बने हैं। अरे भैया कान्हा का महत समझावा। 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 अरे भैया समझावा मानावा कान्हा का माता है। समझावा मानावा कान्हा का माता है। बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल हम शहर पुर हो जाएंगे। फिर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। RNTU की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ बनाओ अपना करियर फ्यूचर प्रूफ। AI, CS, सिविल, मैकेनिकल एंड मच मोर। Admission open. Visit rntu.ac.in। इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे चिरंजी लाल यादव और साथियों की आवाज में लोकगीत। चलिए अब बात करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसके अंतर्गत फलदार बगीचे कैसे लगाएं। किसान भाइयों, फलदार पौधे आम, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर, पपीता, इन सब को लगाने के लिए हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि अगस्त माह जो है वो बहुत ही अच्छा समय है।
गर्मी के दिनों में किए गए गड्ढों में जैसे ही वर्षा जैसे अभी हो रही है तो आप उसके पहले ही आपको गोबर की खाद, सुपर फास्फेट और दूसरी जो आपके पौष्टिक तत्व हैं वो सब देना होगा। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना होगा कि फलदार पौधरोपण हमेशा शाम के समय करें और पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें और पौधे लगाने के पहले जो घास है लिपटी हुई उसको पॉलीथीन की थैली जो उसमें रहती है उसको जरूर निकाल लें और निदाई गुड़ाई और जल निकास की जरूरी व्यवस्था जो है वो कर ले। अभी देख रहे हैं हम कि 2-3 दिन से पानी आ रहा है, यदि जल भराव होगा उन गड्ढों में तो हमारे जो फलदार पौधे हैं वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एक बात और, बाड़ लगाना। फलदार पौध लगाने से पहले उसकी जो सुरक्षा है उसके लिए खेतों के चारों ओर कटीली झाड़ियों की एक बागुड़ जैसा बना देना चाहिए, बाड़ बना देना चाहिए। उसके लिए आप कटीली झाड़ियां ले सकते हैं, करौंदा ले सकते हैं, निर्गुणी ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं, नागफनी ले सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि आप वायुरोधक पेड़ और फलदार पौध लगा रहे हैं तो इसको लगाने के पहले बगीचे के उत्तर पश्चिम दिशा में लंबे और शीघ्र जो बढ़ते हैं ऐसे वायुरोधक जो वृक्ष हैं जैसे शीशम है, जामुन है, बेल है, लसोड़ा है, शहतूत है, इसको आप लगा सकते हैं। एक हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रो ट्रे तकनीक, इससे भी हम सब्जी पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, टमाटर, भट्टा, मिर्च, इनको हम लगा सकते हैं। साथ ही अब बातचीत चल रही है सावधानी की, तो इस समय अपने पशुओं का टीकाकरण भी आप जरूर करवा लें। और अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन पीला न्यूनतम 3,700 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 4,700 रूपये। चना 4,951 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 5,601 रूपये। मक्का न्यूनतम 1,799 रूपये, अधिकतम 2,225 रूपये। गेहूं 2,622 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,801 रूपये। सरसों 6,280 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 6,325 रूपये। मूंग 4,000 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 7,300 रूपये। उड़द 6,000 रूपये न्यूनतम, अधिकतम भी 6,000 रूपये। तुअर 4,000 रूपये न्यूनतम, अधिकतम भी 4,000 रूपये। गुल्ली 4,750 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 4,885 रूपये। और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी। कल शाम 7:20 पर फिर हाजिर होंगे नई चर्चा नई जानकारी के साथ, तो सुनिएगा जरूर। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।